हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फटाफट से हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, मैंने आज ही वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको सीडीपी के टैग वर्ड बताए थे। उसमें बताया था कि जहाँ पर केवल वर्ड आ जाता है या भी वर्ड आ जाता है तो वो हमारा ऑप्शन नेगेटिव होता है, तो ये तो नहीं होगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार से बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर सकते हैं। केवल अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार, इसके अलावा कोई रोल नहीं होता उसके विकार को दूर करने में, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से, केवल जीनों से ही उसकी जो प्रदर्शन करने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, वो जीनों से ही निर्धारित होती है, ऐसा नहीं है। पर्यावरण और आनुवांशिकता का दोनों का रोल होता है बच्चे के विकास में। तो फर्स्ट ऑप्शन, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की बराबर की भूमिका चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। किसके सिद्धांत के अनुसार? पियाजे। फर्स्ट है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर पियाजे के बारे में पूछा है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये बात तो सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये बात भी सही है। अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण, मैंने बताया था टैग वर्ड में, जहाँ पर ज्ञान का निर्माण, ज्ञान की संरचना आए तो वहाँ पर हमारा पॉजिटिव होता है और पियाजे के थ्योरी में वो आएगा। फर्स्ट है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, तो ये हमारा गलत है। विकास केवल गुणात्मक चरणों में नहीं, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चरणों में होता है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। यहाँ पर पूछा है कौन सी सीमा नहीं है, किसकी? पूर्व संक्रियात्मक विचार की। बच्चा कौन सी स्टेज में है? पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में। फर्स्ट है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता या अनुत्क्रमणीयता। तो अनुत्क्रमणीयता भी होती है, अहम मान्यता भी होती है, और बच्चा ध्यान केंद्रित करने लग जाता है इस अवस्था में, तो ये भी होती है। लेकिन प्रतीकात्मक विचार का विकास ही, इस चीज़ का विकास बच्चे में नहीं होता, किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा? एक को छोड़ना है जो गलत है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं खेल के माध्यम से, सही है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी सही है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, और वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, तो ये भी सही है। गलत हमारा ये हो जाएगा, और राइट ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन से हिसाब से थर्ड है कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। हम केवल टाइम पास करने के लिए खेल नहीं खेलते, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। इनमें से हमें बताना है ऐसा कौन सा प्रश्न है, कौन सा क्वेश्चन है जिससे बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाएगा, गंभीर रूप से उसका आंसर सोचेगा। तो हमें बच्चे को ऐसे ही प्रश्न देने हैं जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोच सके। फर्स्ट है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो बच्चा जवाब देगा हाँ जानता हूँ या नहीं जानता, या तो हाँ जानता है तो, और नहीं जानता तो हाँ नहीं जानता, बस एक वर्ड में जवाब दे देगा, उसे सोचना नहीं पड़ा। सही जवाब क्या है, तो वो उसका सही जवाब दे देगा, उसका रटा रटाया होगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, बोल देगा हाँ सोच सकता हूँ। नहीं सोच सकता तो नहीं बोल देगा, तो इससे भी वो नहीं सोच पाया। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है और उसको बोलेंगे कि इसके अलग अलग तरीके बताओ कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं और अलग तरीक़ों से, तो इसमें बच्चे को सोचना पड़ेगा। फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सी शिक्षा? प्रगतिशील शिक्षा। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाई या नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या फिर रैंकिंग। तो देखिए इसमें है रैंकिंग और हम बच्चे की रैंकिंग नहीं करते तो ये गलत है। इसमें लेबलिंग, बच्चे पर लेबल लगा देना, ये भी गलत है। इसमें भी फिर रैंकिंग आ गया तो ये भी गलत है। तो करके सीखना और परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये हमारा सबसे सही है। किसके लिए? प्रगतिशील शिक्षा के लिए। तो देखिए जो मैंने आज वीडियो डाली थी टैग वर्ड्स की, उससे आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो के लिए, क्योंकि मैं और सब्जेक्ट के भी टैग वर्ड्स डालने वाली हूँ। मैंने उसमें आपको बताया था कि जो रैंकिंग वर्ड आ जाता है या लेबलिंग वर्ड आ जाता है या ग्रेडिंग वर्ड आ जाता है तो वो ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिक ही गलत हो जाता है और हम देखते ही उसको टिक कर देंगे। यहाँ पर भी हमने देखते ही इसको हटा दिया, रैंकिंग है, इसको भी हमने देखते ही हटा दिया, इसको भी हमने देखते ही हटा दिया। हमारा एक ऑप्शन बच गया जो हमारा सही है। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, उस वीडियो को ज़रूर देखना जाके। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। जीवन सच्चा शिक्षक है। तो देखिए फर्स्ट है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि लिमिट क्लास ही होती है स्कूल में, तो ऐसा नहीं है बच्चा बार बार फेल होता रहेगा और स्कूल में ही रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बिना स्कूल के तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है, ये सही है। जीवन सच्चा शिक्षक है। सिर्फ जीवन से ही बच्चा नहीं सीख सकता, उसको स्कूल की भी ज़रूरत है, तो ये भी हमारा गलत होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? किसके सिद्धांत के योगदान में? कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान में। फर्स्ट है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता दोनों के बीच क्या किया है? एक सहयोग का समर्थन किया है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। हमें जेडपीडी के बारे में बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही बैठता है। फर्स्ट है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें बच्चा क्या है, खुद सीखने के बिल्कुल पास हो, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ, उसे थोड़ा सा सहयोग चाहिए और उस सहयोग के साथ वो अपने काम को स्वयं कर सके, तो वो क्या होगा? हमारा निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। वो विकास के क्षेत्र के बिल्कुल पास है, बस उसे थोड़ा सहयोग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में क्या होता है? स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। उभयलिंगी यानी कि जिसमें दोनों लिंग सम्मिलित होते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री दोनों गुणों का समायोजन होता है। उसमें मर्दों के भी गुण होते हैं और स्त्री के भी, उसे बोलते हैं उभयलिंगी व्यक्तित्व। नेक्स्ट है, बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? किसको छोड़कर? फर्स्ट है, मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति या फिर ट्यूशन। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 राइट होगा, ट्यूशन। बच्चा ट्यूशन पे ये चीज़ नहीं सीखता लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करना, मीडिया से भी सीखता है, समाज से भी सीखता है और संस्कृति से भी सीखता है। नेक्स्ट है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है।
उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। किसकी? मानकीकृत परीक्षण की। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। तो हम मानकीकृत परीक्षण करते हैं तो बोला है कि बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। क्यों नहीं देते? अगर हम परीक्षण करेंगे तो अच्छे से उसकी स्पष्ट तस्वीर बताएंगे कि बच्चे की क्षमता कितनी है कितनी नहीं है। नेक्स्ट है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ी आबादी में भी परीक्षण तो होता ही है। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, नहीं। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। ये इसकी क्या है? एक आलोचना। नेक्स्ट है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। एकाधिक बुद्धिमानी, एकाधिक यानी कि एक से अधिक। तो एक से अधिक का अर्थ क्या होगा? बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। पेपर पेंसिल परीक्षण, प्रभावी अध्यापन। बुद्धि हमारी कई प्रकार की होती है, इसका यही अर्थ है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो जो मैंने आपके पेडागोजी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बताए थे, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था, जहाँ पर बुद्धि का जिक्र आएगा तो वहाँ पर बुद्धि या तो कई प्रकार की होती है वो आएगा, या फिर बुद्धि क्या होती है? बुद्धि बहुआयामी। ये ऑप्शन आपको मिलेगा बहुआयामी, तो इस पर आपको टिक करना है। बुद्धि के लिए ये सही है, या फिर बुद्धि कई प्रकार की होती है, ये करना है। नेक्स्ट है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। एक तो सीखने के लिए मूल्यांकन और दूसरा सीखने का मूल्यांकन, दोनों का उपयोग किसमें कर सकते हैं? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा कि हम सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन का उपयोग किसमें कर सकते हैं? बच्चों की प्रगति और उनकी उपलब्धि स्तर को जानने में हम इन मूल्यांकन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। क्या? बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो इसमें से जो गलत है वो हमें बताना है। तो इसे अधिकार अधिनियम में अनिवार्य किया गया है, सही है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ठीक है, अच्छी बात है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी सही है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करना, उनको नामांकित करना, ये हमारा गलत है, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन से हम बच्चे की प्रगति का पता लगाते, ये नहीं देखते कि ये धीमे सीख रहा है, ये खराब है, ये बुद्धिमान नहीं है, इस रूप में हम उनको चिन्हित नहीं करते। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती है। किसके कारण? आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो देखिए, इसमें आनुवांशिकता और वातावरण, यही क्वेश्चन सीडीपी में सिर्फ एक सब्जेक्ट में 2 बार पूछ लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आनुवांशिकता और पर्यावरण, जहां आपको ऑप्शन मिले कि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों में आपस में अंतःक्रिया होती है, तो वही ऑप्शन हमारा सही होता है। तो फर्स्ट नंबर का ही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बालक है, वो कक्षा में आते हैं तो उसे किस माहौल की आवश्यकता होती है? उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो ये भी मैंने आपको टैग वर्ड में बताया था। देखिए, इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर वर्गीकृत करना, बांटना, अलग करना, लेबल करना, मैंने बोला था देखते ही समझ जाएंगे कि गलत है। और यहाँ पर देखिए, हतोत्साहित वर्ड भी मैंने बताया था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है।
उन्हें सिर्फ अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान, जिस भी भाषा के साथ वो आ रहे हैं उनको महत्व देना तथा उनका उपयोग करना, इसी माहौल की आवश्यकता उनको होती है। नेक्स्ट है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना। एक कक्षा है उसमें बच्चा कैसा है, सृजनात्मक है और प्रतिभाशाली है, तो उनका आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर नहीं, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर नहीं, उन्हें अन्य बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी दे नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। नेक्स्ट है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। अति संवेदनशील बच्चा है और उनकी सीखने में मदद करनी है, तो कौन सा तरीका सही नहीं है। एक कार्य को छोटे प्रबंधकीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो एक कार्य है उनको क्या करना है, छोटे छोटे खंडों में तोड़ना है ताकि बच्चा जल्दी सीख जाए और आसानी से सीख जाए, उसको सीखने में दिक्कत ना हो, तो ये हमारा सही है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, हमें अलग अलग तरीके निकालने हैं बच्चे को सिखाने के, अधिगम कराने के, तो ये भी सही है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, क्योंकि शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है, ये भी सही है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, बच्चा बेचैन हो गया तो उनको डांट दिया, फटकार दिया, ये गलत है और क्वेश्चन में गलत ही पूछा है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया फोर्थ। नेक्स्ट है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिसलेक्सिक है, सृजनात्मक है या प्रत्यास्थी है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न, एक बच्चा है और उसके सामने कोई समस्या है, वो उस समस्या के समाधान अलग अलग तरीके से सोचता है कि इस समस्या का समाधान ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी। तो अलग अलग सोच वाले बच्चे कैसे होते हैं, सृजनात्मक बच्चे, उनका जो विचार है, उनकी सोच है वो होती है सृजनात्मक, और बच्चा वो होता है सृजनशील बच्चा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो हमें क्या करना है, समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन कौन सा नहीं करता। बच्चा जिस ऑप्शन में सोच नहीं रहा, विचार नहीं कर रहा, वही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ठीक है। कुछ हल करते समय गलतियों को के प्रति ईमानदार रहना, उसने गलती कर दी लेकिन उसके बाद वो ईमानदार है कि हाँ मैंने गलती की है, उसके बाद वो उसमें सुधार भी करेगा, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग, ठीक है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ये हमारा गलत है, इसमें बच्चे को सोचना विचारना नहीं पड़ रहा, तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। संवेग बताना है, स्मृति, डर, ध्यान या फिर उत्तेजना। तो इसमें से संवेग हमारा कौन सा है, डर। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे की समझ कौन सी है, उसका स्पष्टीकरण कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा सेकंड होगा कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित करता है, क्योंकि वो रोज वहाँ से दूध लेके आता है, ना वहाँ पर कहीं गाय है ना भैंस है, कुछ नहीं है। तो बच्चा यही सोचता है कि दूध यहाँ पर उत्पादित किया जाता है, इनके पास मशीनें हैं और मशीनों से दूध बनाया जाता है। तो बच्चे का अपना अनुभव है और अनुभव के आधार पर उसने ये बात बोल दी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक की भूमिका का फर्स्ट है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है।
आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो केवल अनुशासन बनाए रखना नहीं, क्योंकि अनुशासन ही नहीं बनाना है, बच्चे को सिखाना भी है, पढ़ाना भी है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना, जो पाठ्य पुस्तक दी गई है बच्चे को सिर्फ उसी पर टिके रहना, उसी को पढ़ाना, उससे आगे और कुछ नहीं सिखाना, ये भी गलत है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना और उसके साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना। जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसको पूरा करना फटाफट से, फिर उसको रिपीट भी कराना, उसको दोहराना भी कराना, तो उसके लिए उसके टाइम निकालना, तो ये एक भूमिका होती है शिक्षक की। नहीं। नेक्स्ट है आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो जहाँ पर संवाद वर्ड आ जाता है, पूछताछ वर्ड आ जाता है, वो ऑप्शन हमारा राइट होता है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। किसको? समृद्ध शिक्षा को। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो कैसी होनी चाहिए कक्षा? की ऐसी कक्षा जिसमें जो सामग्री है वो बच्चे की पहुंच से दूर हो ताकि लंबे समय तक वो चीज़ चलती रहे। नहीं। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार ही मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। नहीं, ये भी गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचना और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। नहीं, ये भी गलत है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, कि बच्चा जब चाहे, जब उसका मन करे तब वो ले सके और उसको यूज कर सके, सीख सके, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो ये सही है हमारा कि जो भी सामग्री है वो खुले में रखी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलमारी में बंद करके रख दी सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ बच्चों को सिखाने के लिए ये सामग्री हमारे पास है और बच्चे उनको हाथ तक नहीं लगाते, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन है। तो सबसे आवश्यक संसाधन तो नहीं है। और माता पिता को मार्गदर्शन कैसे करेंगे? नहीं, ये भी नहीं है। वे एक राज्य या राष्ट्र के अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। नहीं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? मानवतावाद से, व्यवहारवाद से, रचनावाद से या संज्ञानात्मक सिद्धांत से? तो NCF 2005 ने किससे समझ प्राप्त की है? रचनावाद से। थर्ड नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते रहते हैं। बच्चे को प्रेरित कब समझा जाएगा? जब वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते रहते हैं। अगर उनके मन में कोई डाउट है तो वो शिक्षक से स्पष्ट पूछ लेते हैं, प्रश्न कर लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। किसके लिए? अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त। तो नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। नहीं। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। नहीं। कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये ठीक है, लेकिन शिक्षण सामग्री होना ही जरूरी नहीं है, उनसे सिखाना भी जरूरी है। तो शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। जब बच्चे एक दूसरे से बातें करेंगे, संवाद करेंगे और वास्तविक जीवन से जुड़ी स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे तो उससे बच्चा अच्छे से सीख पाएगा।
अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको ना ये वाला जो ऑप्शन है वो भी सही लगेगा, कहीं ना कहीं आपको ये वाला ऑप्शन भी सही लगेगा, तो आपके सामने कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाएगी। आपको बेस्ट ढूंढना होगा इनमें से सबसे बेस्ट। तो सबसे बेस्ट इसमें क्या है, वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो इस वजह से हमारा ये ऑप्शन सबसे बेस्ट हो गया। नेक्स्ट है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो सिर्फ चुप्पी साधे रहने के लिए नहीं, शिक्षकों को ही निर्देश देना नहीं, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, ये तो कभी भी सही नहीं होता। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर हमारे सीडीपी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और जिसको हम बोलते हैं कि अच्छा लेवल, वो अच्छा लेवल इन क्वेश्चन का यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको हेल्प करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई है तो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।